हेलो स्टूडेंट, वेलकम बैक टू मैटिस अड्डा 24/7। माय नेम इज अनीता शर्मा और आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं हिस्ट्री चैप्टर 2, जिसका नाम है किंग्स, फार्मर्स एंड टाउन। इसमें जो टॉपिक है हमारा द मौर्य एम्पायर और द ग्रेट अशोका। तो आज स्पेशली हम इन्हीं दो टॉपिक्स पर हम लोग इस में समझने वाले हैं, इस वीडियो में समझने वाले हैं। तो बहुत ही ध्यान से समझिएगा, क्योंकि मौर्य एम्पायर के बारे में बहुत सारे क्वेश्चन पूछे जाते हैं आप लोगों के बोर्ड एग्जाम में, प्लस सीयूटी में भी पूछे जाते हैं। तो इसको बड़े ध्यान से समझना है। और इससे पहले हमने क्या किया है द अर्ली स्टेट्स में, कि किस तरह से स्टेट्स बने थे, ठीक है। और ये जो जन से जनपद बने थे, फिर जनपद से महाजनपदास बने थे। 16 महाजनपद कौन कौन से थे? इन 16 महाजनपदों में से भी सबसे पावरफुल मगध जनपद था, जिसमें जिसके राइज होने के, जिसके पावरफुल होने के क्या क्या रीजन थे। तो वो सारी चीजें हमने इससे पहले की वीडियो में जान ली थी, ठीक है। अब हम क्या करेंगे, अब हम करेंगे इस पर नेक्स्ट टॉपिक पर बात करते हैं। तो नेक्स्ट टॉपिक हमारा है द मौर्य एम्पायर, और इसके साथ साथ में द ग्रेट अशोका के बारे में भी इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं, ठीक है। तो चलिए बिना टाइम वेस्ट किए हम समझते हैं किंग्स, फार्मर्स एंड टाउन का ये टॉपिक, ठीक है। तो टॉपिक का नाम क्या है? टॉपिक का नाम है द मौर्य एम्पायर, ठीक है। टॉपिक का नाम क्या है? द मौर्य एम्पायर और द ग्रेट अशोका, ठीक है। तो हम बात करने वाले हैं इनकी। तो सबसे पहले द मौर्य एम्पायर के बारे में बात करते हैं। तो मौर्य एम्पायर के, जैसे कि हम जानते हैं कि चंद्रगुप्त मौर्य फाउंडेड द मौर्य एम्पायर इन 321 बीसी। तो मौर्य एम्पायर के फाउंडर जो कहलाते हैं वो चंद्रगुप्त मौर्य कहलाते हैं। ये वही चंद्रगुप्त मौर्य हैं, ठीक है। ये वही चंद्रगुप्त मौर्य है जिनको चाणक्य ने इतना बड़ा सम्राट बनाया था। तो इनके बनने के पीछे चाणक्य का बहुत बड़ा हाथ रहा है। चाणक्य ने ही इनको बहुत ही हर तरह की मतलब एजुकेशन दी थी, शिक्षा दीक्षा दी थी, कि किस तरह से युद्ध की हर बारीक से बारीक रणनीति को उनको समझाया था, कि किस तरह से हमें युद्ध करना चाहिए, कैसे हम लोग जीत सकते हैं, ठीक है। इकोनॉमी के ऊपर बहुत सारी उन्होंने बातें बताई थी। तो चाणक्य के नॉलेज जो है, उनकी जो एक बुद्धिमानी जो है, वो न सिर्फ इंडिया में बल्कि पूरे दुनिया में जानी जाती है, कि वो कितने जो है वो शार्प माइंडेड थे, कितने जो है वो बुद्धिमान व्यक्ति थे, ठीक है ना। तो ये वही चंद्रगुप्त मौर्य हैं, ठीक है। तो इन्होंने 321 बीसी में इस मौर्य साम्राज्य की स्थापना की थी, और इसको इतना बड़ा एक्सटेंड किया था, इसको इतनी मतलब इसका जो हम कहते हैं कि एरिया जो था, ज्योग्राफिकल एरिया की अगर हम बात करें, तो ये नॉर्थ वेस्ट से और अफगानिस्तान, बलूचिस्तान तक पूरा का पूरा ये फैला हुआ था, ठीक है। नॉर्थ वेस्ट अप टू अफगानिस्तान एंड बलूचिस्तान। तो हमें मौर्य साम्राज्य के बारे में कैसे पता चलती है? अब उस टाइम में तो हमने पास देखा नहीं था, उस टाइम में तो हम में से कोई था नहीं। तो उस टाइम में जो भी हमें टेक्स्ट बुक मिली होंगी, इंस्क्रिप्शंस मिले होंगे, कॉइन्स मिले होंगे, या जो भी कुछ हमें रिटन मटेरियल मिला, तो वहां से हमें उस टाइम के बारे में पता चलता है। मौर्य डायनेस्टी के बारे में या मौर्य एम्पायर के बारे में कहां से पता चलता है, ठीक है ना। तो यहां पर हम बात करने वाले हैं इनकी, ठीक है। जैसे ये जो आपका मगध जो महाजनपद था, तो मगध महाजनपद पे बहुत सारी डायनेस्टीज ने रूल किया था ना। तो उनमें से एक डायनेस्टी थी मौर्य डायनेस्टी। इससे पहले जब सबसे पहले हर्यक डायनेस्टी आई थी, फिर नंद डायनेस्टी आई थी, शुंग डायनेस्टी, मतलब काफी सारी, शुंग डायनेस्टी, कर्ण डायनेस्टी, काफी सारी यहाँ पर उनकी डायनेस्टी मतलब डायनेस्टीज ने उन पर रूल किया था। तो इसमें से एक मौर्य डायनेस्टी भी थी जिसने मगध को रूल किया था। तो मौर्य डायनेस्टी के बारे में हमें कहां से पता चलता है? तो वो पता चलता है हमें कौटिल्य की अर्थशास्त्र से। इंडिका जो एक बुक थी जो मेगास्थनीज ने लिखी थी, तो जो चंद्रगुप्त मौर्य के काल में वहां पर आया था, उसने सारी चीजों को एग्जामाइन किया था, विजिट किया था, चीजों को बहुत ही बारीकी से समझा था, ठीक है। तो उसने फिर अपनी बुक लिखी इंडिका, फिर उसमें सारा मौर्य एम्पायर के बारे में, उनकी स्पेशली एडमिनिस्ट्रेशन के बारे में उसमें बताया गया। तो सारी चीजें हम यहाँ पर डिस्कस करने वाले हैं। तो हिस्टोरियन हैव यूज्ड अ वैरायटी ऑफ द सोर्सेस। देखो हिस्टोरियंस को कैसे पता चलता है कि उस टाइम में ये रहा होगा, उस टाइम में ये रहा होगा? उनको भी तो कहीं ना कहीं से रिसोर्सेज मिलते हैं ना। तो ये रिसोर्सेज जो थे वो जैसे मान लीजिए मैंने अभी क्या बताया, इंस्क्रिप्शंस थे, कॉइन्स थे, टेक्स्ट बुक थी, राइट। तो टेक्स्ट बुक से भी हमें काफी कुछ पता चलता है। तो ये टेक्स्ट बुक कौन कौन सी थी? जैसे अभी मैंने बताया कि चाणक्य ने जो अर्थशास्त्र लिखी थी, तो चाणक्य खुद जो है वो मौर्य एम्पायर को बनाने में उनका बहुत बड़ा हाथ रहा है। तो उन्होंने खुद अपनी एक बुक लिखी थी अर्थशास्त्र, जिसे मौर्य साम्राज्य के बारे में एक एक चीज को बहुत अच्छे से डिफाइन किया गया है, ठीक है। तो मौर्य एम्पायर, दीज इंक्लूडिंग द आर्कियोलॉजिकल फाइंड्स। तो जो भी हमें आर्कियोलॉजिकल फाइंड्स मिले हैं, मतलब जो भी चीजें हमें एग्जीबिशंस के दौरान मिली है, ठीक है, तो उससे भी पता चलता है। स्पेशली द स्कल्पचर्स, वहां के स्कल्पचर्स जो थे, स्कल्पचर्स क्या होते हैं? पत्थर की मूर्तियां होती है ना। तो उनसे भी पता चलता है कि ये कितनी पुरानी है, किस राजा ने बनवाई थी। और वो उसके एक कहते हैं ना कि उसको देखने से थोड़ा सा पता चल जाता है कि
क्या सिचुएशन रही होगी, ठीक है। उसके बाद में कौटिल्य, जिसको चाणक्य भी कहा जाता है। अच्छा, चाणक्य के 3 नाम थे, कौन कौन से? एक तो कौटिल्य, ठीक है, एक चाणक्य, और तीसरा कौन सा था? विष्णुगुप्त, ठीक है। तीसरा कौन सा था? विष्णुगुप्त, ठीक है। तो ये एक ही व्यक्ति के नाम है, यानी कि चाणक्य के नाम है विष्णुगुप्त, चाणक्य और कौटिल्य। हैज मेंशन अबाउट द मौर्य एम्पायर इन अर्थशास्त्र, तो उन्होंने, उनकी बुक थी, बहुत ही मतलब सीबीएसई का या एनटीए का पेट क्वेश्चन है और बहुत ही इजी क्वेश्चन है कि बताओ चाणक्य ने कौन सी बुक लिखी थी, तो आपका आंसर होना चाहिए अर्थशास्त्र, ठीक है। उसके बाद इसके बारे में इंडिका से भी पता चलता है, और इंडिका के साथ साथ में बुद्धिस्ट और जैनिस्ट टेक्स्ट, पुरानिक लिटरेचर एज वेल एज इंस्क्रिप्शंस ऑफ अशोका। तो मौर्य एम्पायर के बारे में, अब मौर्य एम्पायर में मौर्य डायनेस्टी के जो चंद्रगुप्त मौर्य के जो वो थे, ग्रैंडसन थे, ग्रेट अशोका, ठीक है। तो अशोका ने काफी सारे इंस्क्रिप्शन लिखवाए, तो उन्होंने अपने इंस्क्रिप्शंस में अपनी प्रजा के लिए, अपने सब्जेक्ट्स के लिए क्या क्या मैसेजेस को कन्वे किया था, तो उससे उनकी पावर का पता चलता है, ठीक है, और उनके कामों के बारे में पता चलता है, उनके अचीवमेंट्स के बारे में पता चलता है। तो ये सारी चीजें हमें इंस्क्रिप्शंस पर लिखी हुई दिखाई देती हैं, ठीक है। और अशोका गिव्स द इंफॉर्मेशन, ठीक है, इंस्क्रिप्शंस ऑफ अशोका गिव्स द इंफॉर्मेशन अबाउट एम्पायर। तो हमें ये सारी चीजें हमें उस एम्पायर के बारे में पूरा कुछ बताती हैं, ठीक है। तो इंस्क्रिप्शन ऑल्सो मेंशन द मौर्य एम्पायर, इंस्क्रिप्शन में जो है मौर्य एम्पायर के बारे में पूरा, इतना बड़ा साम्राज्य था, इतने बड़े साम्राज्य में कौन कौन से मिनिस्टर्स होते थे, ठीक है। राजा का तो पता है कि पहले चंद्रगुप्त मौर्य थे, फिर उसका बेटा आया बिंदुसार, बिंदुसार के बाद उसका बेटा आया अशोका, ठीक है। तो इन डायनेस्टी, मतलब इन रूलर्स ने रूल किया। तो कहने का मतलब ये कि पूरे मौर्य साम्राज्य के बारे में हमें कहां से पता चलता है? इन चीजों से पता चलता है, जैसे कि अभी मैंने बताया, अर्थशास्त्र से, इंडिका से, ठीक है, और इंस्क्रिप्शन से, अशोका के इंस्क्रिप्शन से। तो कौन कौन सी अचीवमेंट करी उन्होंने, कौन सी विजय प्राप्त करी, ठीक है, कब, कहां पर, कैसे कैसे काम किए, तो ये सारी चीजें हमें पता चलती है मौर्य एम्पायर के बारे में। दीज आर राइटिंग इनक्रेव द हार्ड सरफेस। अब इंस्क्रिप्शंस क्या होते हैं? सबसे बड़ी बात ये होती है कि आप लोगों को पता होना चाहिए कि इंस्क्रिप्शंस क्या होती हैं। इंस्क्रिप्शंस होती हैं इस तरह का कोई हार्ड सरफेस होता है, चाहे वो शिलालेख लगा लीजिए, चाहे वो बड़ी बड़ी कॉपर की प्लेट होती है वो लगा लीजिए, ठीक है। मंदिर पर जैसे आप देखते हो ना कि हम टेंपल में जाते हैं तो वहां पर कुछ बड़े बड़े दीवारों पर कुछ अच्छी अच्छी बातें लिखी होती है, धर्म से रिलेटेड बातें लिखी होती है। तो सेम उसी तरह की कॉपर प्लेट पर वो मैसेजेस जो है वो कन्वे किए जाते थे, ताकि लोग उसको पढ़ें और उनके अंदर एक मॉरल एटिकेट्स आए, है ना, एक मॉरल एटिकेट्स आए। इसलिए वो लोग क्या करते थे, ये स्पेशली ये अशोक ने ये सब कुछ चलाया था, तो उनके इंस्क्रिप्शंस को पढ़कर लोग काफी कुछ सीखते थे, ठीक है। और सोसाइटी जो थी एक बहुत ही स्मूथ तरीके से चल रही थी, क्योंकि जिनका राजा इतना अच्छा होगा तो जाहिर सी बात है कि प्रजा में शांति बनी रहेगी और प्रजा भी खुश रहेगी, है ना। तो सक्सेस सरफेस इज द स्टोन, मेटल्स एंड द पोट्री, ठीक है। तो इंस्क्रिप्शंस में लिखा जाता था, साथ साथ में आपके स्टोन्स पर, बड़ी बड़ी शिलालेखाओं पर लिखा जाता था। जैसे आज भी तो तुम देखते हो ना, अब कभी ऐसा होता है कि हम हिली एरियाज में जाते हैं घूमने के लिए, आउटिंग शाउटिंग करने के लिए जाते हैं, तो कभी कभी बड़े बड़े पत्थरों पर आपने देखा होगा, किसी पर राम लिखा होता है, सीता लिखा होता है, राधे कृष्ण लिखा होता है, या कोई अपना नाम ही लिख कर आ जाता है। तो वो मिटता नहीं है, वो बहुत टाइम तक उस पर लिखा रहता है। इसीलिए जो मौर्य एम्पायर के रूलर्स थे, स्पेशली अशोका थे, कि अगर हार्ड सरफेस पे लिखा जाएगा तो वो जल्दी से खराब नहीं होगा। क्योंकि जैसे देखो मनुस्क्रिप्ट में होते थी, ठीक है, पांडुलिपियां होती थी, उसमें लिखी जाती थी, तो वो पत्तों पर लिखी जाती थी, ठीक है। अब उनपे क्या हो जाता था कि बहुत सारे ऐसी प्रॉब्लम्स हमारे हिस्टोरियन को फेस करनी पड़ी कि जो भी उस पर कंटेंट लिखा होता था वो फेडेड हो जाता था, या कट फिट जाते थे वो पन्ने, ठीक है, या फिर उसको दीमक खा जाते, उसमें कीड़े लग जाते थे। तो इससे बचने के लिए अशोका ने क्या आइडिया निकाला, अशोका ने क्या तरीका निकाला कि हम किसी ऐसे हार्ड सरफेस पर इसको लिख देते हैं जो ना तो खराब होगा, और इस पर जो कुछ लिखा होगा वो एज इट इज रीडर्स को पता चल जाएगा। क्लियर है? चलिए नेक्स्ट हम मूव ऑन करते हैं। तो नेक्स्ट क्या होता है कि द मौर्य एम्पायर, इंपॉर्टेंस ऑफ द एम्पायर। देखो 19th सेंचुरी में क्या होता है, 19th सेंचुरी द हिस्ट्री ऑफ द अर्ली इंडिया इंक्लूडिंग द मौर्य एम्पायर वाज डिस्कवर्ड। मतलब 19th सेंचुरी में इसकी डिस्कवरी की गई थी, ठीक है। हालांकि ऐसा नहीं था कि तभी इमर्ज हुआ था, मतलब इससे पहले था, लेकिन इसकी डिस्कवरी जो है वो 19th सेंचुरी में। 19th सेंचुरी का मतलब है कि कुछ ना कुछ 18 वाला एरा रहा होगा, मतलब 18 समथिंग कुछ रहा होगा, वो 19th सेंचुरी कहलाती है, ठीक है। तो इसमें मौर्य एम्पायर को डिस्कवर किया गया था। अशोका केम टू बी रिगार्डेड एज द, इसमें जो सबसे पावरफुल, सबसे कहते हैं ना शक्तिशाली, सबसे एक मैग्निफिशेंट जो फिगर होती है कि जिसको देख करके मतलब इंसान अट्रैक्ट हो जाता है, तो ऐसी पर्सनालिटी थे ये, ठीक है, अशोका। तो इनके कामों से, इनके व्यवहार से, या इनके
जो भी मैसेज कन्वे के जो आइडियाज होते थे वो लोगों को बहुत पसंद आते थे, इसलिए लोग अपने राजा अशोक को ज्यादा पसंद किया करते थे। ठीक है, तो इसमें बताया गया कि अशोका केम टू बी रिगार्डेड एज द इंस्पायरिंग फिगर बाय द नेशनलिस्ट लीडर। तो हमारे नेशनलिस्ट लीडर ने इनको जो है एक इंस्पायरिंग फिगर के रूप में इनको बोला है कि एक ऐसी पर्सनैलिटी थी जिनको देख करके लगता था कि हाँ भाई इनमें कुछ बात है। ठीक है, बहुत ही पावरफुल, बहुत ही हैंडसम से थे, पावर भी बहुत ज्यादा थी। ठीक है, सूझबूझ भी बहुत ज्यादा थी किस तरह से अपने एम्पायर को एक्सटेंड करना है। राइट, तो बेसिकली बात करेंगे हम आगे, और भी बात करेंगे। ठीक है, तो ये सारी चीजें पता चलती है। एंड लेटर द रूलर हु अडॉप्टेड द ग्रैंडाइज द मैग्निफिसेंट टाइटल, और फिर बाद में इनको एक मैग्निफिसेंट फिगर की टाइटल दे दी गई कि जिसको देख करके इंसान अट्रैक्ट होता है, उसे बात किए बिना, उसको देखे बिना नहीं रहता। तो ये उस टाइप की एक पर्सनैलिटी थी। ठीक है, तो अब थोड़ा सा हम ग्रेट अशोका के बारे में और जान लेते हैं कि अशोका वाज द फर्स्ट रूलर। अशोका वो सबसे पहले रूलर ऐसे थे जिन्होंने, मैंने अभी क्या बताया था, who inscribed his message, his subject to and official of the stone surface। ये पहले ऐसे रूलर थे जिन्होंने अपने मैसेजेस को प्रजा तक पहुंचाने के लिए उसको हार्ड सरफेस पर लिखवाया कि वो कभी मिटे ही ना, कभी खराब ही ना हो। तो ये इंस्क्रिप्शंस में उन्होंने अपने मैसेजेस को कन्वे करवाया था। नेचुरल रॉक्स, ठीक है, एज वेल एज द पॉलिश पिलर। अब पॉलिश पिलर का मतलब होता है कि आपने कभी महरौली गए हो, दिल्ली महरौली, वहां पर एक आयरन पिलर है ना, जो करीब करीब है मतलब 800 850 किलो का है, और वो तब से वो रखा गया है ना, आज भी वो एज इट इज है, उस पर कोई किसी तरह का रस्ट नहीं चढ़ा है, मतलब जंग वगैरह होता है ना, वो नहीं लगा है। तो कहने का मतलब ये जो पिलर्स होते थे, तो पिलर्स पर भी अपने मैसेजेस कन्वे करवाए, इंस्क्रिप्शंस पर मैसेज कन्वे करवाए, रॉक जो स्टोन्स होती हैं, ठीक है, जो हार्ड सरफेस होता है, सब पर अपने मैसेजेस कन्वे करवाए, ताकि ज्यादा ज्यादा रीडर उसको पढ़ करके और एक अच्छी जो है एक अच्छे एटिकेट्स ले सके। तो दिस इंक्लूड द रिस्पेक्ट टुवर्ड्स द एल्डर। इसमें क्या क्या लिखा होता था कि हमें बड़ों का आदर करना चाहिए, छोटों से प्यार करना चाहिए, और जो स्लेव्स वगैरह होते हैं ना, देखो, जेनरसिटी टुवर्ड्स द ब्राह्मण एंड दोज हु, ठीक है, ब्राह्मणों को हमें जो है वो सम्मान करना चाहिए, लेकिन साथ साथ में ब्राह्मणों के साथ साथ में हमें दूसरे लोगों की भी रिस्पेक्ट करनी चाहिए, सो दैट कि एक ह्यूमैनिटी जो होती है, एक इंसानियत होती है, वो यही कहती है कि हमें रिस्पेक्ट तो एटलीस्ट सभी की करनी चाहिए। ठीक है, और उसके बाद लाइफ द रिनाउंस द वर्ल्डली लाइफ, ट्रीटिंग स्लेव्स एंड द सर्वेंट्स काइंडली। हमें जो भी ये जो बड़ी बड़ी एलिट्स फैमिली के लोग होते हैं, राजा महाराजा हो गए या रिच पर्सन्स हो गए, तो इनके घरों में जो स्लेव्स होते थे उनको बोला गया था कि तुम्हें अपने स्लेव्स या अपने ये जो सर्वेंट्स होते हैं इनके साथ बहुत ही दयालुता का व्यवहार करना चाहिए, उनसे बहुत ही प्यार से बोलना चाहिए। ठीक है तो वो भी इंसान ही ना। हाँ, ये है कि गरीबी की मार ने उनको और भी ज्यादा नीचे कर दिया, लेकिन तुम्हारे पास पैसा है तो इसका मतलब ये नहीं कि तुम दूसरों को एक्सप्लॉइट करो। ठीक है, तो उनका कहने का मतलब ये था कि हमें अपने ही जैसे दूसरे लोगों को समझना चाहिए, अच्छे से ट्रीट करना चाहिए सभी लोगों के साथ में, एंड रिस्पेक्ट द रिलीजन, और हमें सभी के धर्मों को अपने जैसा धर्म, मतलब सभी धर्मों को एक समान समझना चाहिए। ऐसा कभी नहीं कहा उन्होंने कि सिर्फ तुम हिंदू धर्म को ही सुपीरियर मानो, तुम इस्लाम धर्म को बिल्कुल नेग्लेक्ट कर दो, नहीं, सभी धर्मों की रिस्पेक्ट करो। ठीक है, और साथ में दूसरों को भी ये संदेश दो कि सभी लोग जो हैं वो दूसरे रिलीजन्स का रिस्पेक्ट करें। ठीक है, एंड द ट्रेडिशन देयर देन वंस ओन। तो जो भी अपने रिलीजियस एक्टिविटी को जो करता है उनकी रिस्पेक्ट कीजिए। अगर कोई इस्लाम धर्म के अकॉर्डिंग उनकी रिलीजियस एक्टिविटी होती है तो करने दीजिए, इसमें दूसरे लोगों को इंटरफेयर नहीं करना चाहिए। अगर कोई हिंदू है, ठीक है, तो उसको अपने तरीके से अपने रिचुअल्स फॉलो करने होते हैं, कोई मुस्लिम है, कोई सिख है, कोई ईसाई है, तो सभी के अपने अपने जो है वो रिलीजियस एक्टिविटीज होती हैं, कल्चर ट्रेडिशन होता है। तो कहने का मतलब ये कि सभी को वो राइट्स होने चाहिए जो वो अपने जो है वो कल्चर को या उसके जो भी फेस्टिवल्स होते हैं उसको सेलिब्रेट करने को, तो सबको राइट्स दिए गए थे कि तुम जो है तुम्हारे पर कोई बाउंडेशन रिस्ट्रिक्शंस नहीं है, अपने अपने तरीके से तुम अपनी अपनी रिलीजियस एक्टिविटीज कर सकते हैं। ठीक है, अपने ट्रेडिशंस फॉलो कर सकते हैं। तो ये सारी बातें जो थी अशोक के बारे में बताई गई हैं। अब बात आती है किसकी, एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ द एम्पायर। ठीक है, मौर्य एम्पायर। बच्चे ये क्वेश्चन बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है, ये क्वेश्चन बहुत बार पूछा जाता है आपके बोर्ड एग्जाम में। ठीक है, अब कम्युनिकेशन अलोंग विद द, अब ये इतना बड़ा एम्पायर था, ये देखिए ये इतना बड़ा एम्पायर था, मतलब आप देख रहे हो ना कि ईस्ट वेस्ट नॉर्थ साउथ में कहां से कहां तक फैला हुआ था। इतने बड़े एम्पायर को चलाने के लिए कोई एक पर्टिकुलर राजा की बस की बात तो नहीं थी। अब वो क्या करेगा, इसको स्मूथ तरीके से चलाने के लिए इसको पार्ट्स में डिवाइड कर देगा, इसको जो है वो
5 भागों में बांट देंगे, इसके 5 पॉलिटिकल सेंटर्स बना दिए जाएंगे, ठीक है। अब वो पॉलिटिकल सेंटर्स कौन कौन से थे यहाँ पर देखेंगे। देखो, कम्युनिकेशन जो होता था, कम्युनिकेशन का मतलब होता है इतने बड़े एम्पायर को चलाने के लिए इकोनॉमी भी ठीक ठाक होनी चाहिए। जब इकोनॉमी ठीक ठाक रहेगी तभी वहां की प्रजा भी सुखी रह सकती है। अब ये इकोनॉमिक एक्सपेंशन होगा कैसे? ट्रेड से। जितना अच्छा ट्रेड होगा उतना अच्छा उनके पास रेवेन्यू आएगा, पैसा आएगा, ठीक है, जिसकी वजह से कहते हैं ना कि किसी भी कंट्री की जब इकोनॉमी स्ट्रांग होती है तो वो उतनी कंट्री डेवलप्ड कंट्री कहलाती है, ठीक है ना। इंडिया अभी डेवलपिंग कंट्री है, आने वाले टाइम में वो भी डेवलप्ड कंट्री में काउंट होने लगेगी, जैसे यूएस है, रशिया है, फ्रांस है, ये डेवलप्ड कंट्री है, ठीक है। तो कहने का मतलब ये कि कम्युनिकेशन जो होता था, ट्रेड जो होता था, वो दोनों ही तरीके से होता था, लैंड से भी और रिवराइन से भी। Was the vital for the existence empire. Ashoka also tried to hold his empire together by the propagate. अब इनके अलावा, ट्रेडिंग के अलावा, अशोक जो है वो अपने धर्म का प्रचार भी करने के लिए बहुत ज्यादा उन्होंने एफर्ट्स किए, बहुत ज्यादा उन्होंने मेहनत करी, उसको फैलाने के लिए उन्होंने काफी कुछ जो है काम किए, ठीक है। प्रोपोगेटिंग द धम्मा, माना जाता है कि उनकी बेटी संघमित्रा और उनका बेटा महेंद्र जो है बौद्ध धर्म को फैलाने के लिए, इस धम्म को फैलाने के लिए उन्होंने उनको श्रीलंका, ठीक है, अपने जो ऑफिसर्स होते थे जिनको महामत्ता कहा जाता था, धम्म महामत्ता कहा जाता था, अपने ऑफिसर्स को अलग अलग जगहों पर, अलग अलग कंट्रीज में उसको प्रोपोगेट करने के लिए भेज दिया, किसको? धम्म को, ठीक है। तो वी हैव सीन दैट वाज द सिंपल एंड द वर्चुअली यूनिवर्सली द एप्लीकेबल, ठीक है। हम ये देखते हैं कि वो कभी भी किसी भी चीज को जो है वो एक लिमिटेड एरिया तक सीमित नहीं रखते थे। तो कहने का मतलब ये कि धर्म, ठीक है, उन्होंने अशोक ने बौद्धिज्म को अपनाया, ठीक है, या उन्होंने जो धम्मा की पॉलिसी लागू करी थी वो उसको दूर दूर तक फैलाना चाहते थे, एक पर्टिकुलर रीजन तक ही नहीं सीमित रखना चाहते थे, इंडिया तक ही, इंडियन सबकॉन्टिनेंट तक ही सीमित नहीं रखना चाहते थे, बल्कि उसको जितना ज्यादा फैलाया जा सके उसको उतना ज्यादा फैलाने की वो उन्होंने एफर्ट्स किए, प्रयास किए, जिसको बोलते हैं, राइट। सो वुड एंश्योर वेल बीइंग द पीपल इन दिस वर्ल्ड एंड द नेक्स्ट स्पेसिफिक द ऑफिसर। इनके लिए धम्म को प्रोपोगेट करने के लिए, धम्म को फैलाने के लिए उन्होंने जिस स्पेशल ऑफिसर्स को नियुक्त किया था उनको क्या कहा जाता था? उनको कहा जाता था धम्म महामत्ता। मैंने भी बताया था ना, उनको क्या कहा जाता था? धम्म महामत्ता। यहां से 1 मार्क का क्वेश्चन आता है, ठीक है। वर अपॉइंटेड टू स्प्रेड द मैसेज ऑफ धम्मा। तो वो धम्म के मैसेजेस को स्प्रेड करने के लिए जिन मिनिस्टर्स की नियुक्ति, ऑफिसर्स की जिनकी रिक्रूटमेंट की जाती थी, उनको धम्म महामत्ता कहा जाता था। अब चलते हैं आगे की एडमिनिस्ट्रेशन मौर्य के बारे में कुछ और जान लेते हैं कि इतने बड़े एम्पायर को चलाने के लिए जो एडमिनिस्ट्रेशन होना चाहिए वो भी बहुत स्ट्रांग होना चाहिए, ठीक है ना। अब ये स्ट्रांग कैसे होगा? कुछ ना कुछ तो ऐसा आइडिया, ऐसा तरीका अपनाया जाएगा जिसकी वजह से उसकी स्ट्रेंथ, उसकी स्ट्रांगेस्ट जो है वो बनी रहेगी। तो द एडमिनिस्ट्रेशन कंट्रोल वाज द स्ट्रॉन्गेस्ट इन एरिया अराउंड द कैपिटल। तो कैपिटल कौन सी थी? उनकी कैपिटल कौन सी थी? पाटलिपुत्र। कैपिटल कौन सी थी? पाटलिपुत्र, ठीक है। पाटलिपुत्र एंड द प्रोविंसेस सेंटर। अब ये 5 पॉलिटिकल प्रोविंसेस सेंटर्स बनाए गए थे, ठीक है। अभी मैं बताऊंगी आगे कौन कौन से 5 पॉलिटिकल सेंटर्स बनाए गए थे। तो कम्युनिकेशन अलोंग बोथ लैंड एंड रिवराइन रूट वाइटल, आर्मी वाज एन इंपॉर्टेंट। तो ये कुछ पॉइंट ऐसे हैं जो कि किसी भी राज्य की पावर को शो करने के लिए या अपनी सत्ता को बरकरार रखने के लिए, जैसे आर्मी होगी, आर्मी जितनी स्ट्रांग होगी तो दुश्मन जो देश होते हैं वो उस कंट्री की तरफ में देख भी नहीं सकते हैं। तो आर्मी एक बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती है। ऐसे ही मौर्य साम्राज्य की, जो मौर्य डायनेस्टी की या मौर्यन की जो आर्मी थी ना, वो बहुत स्ट्रांग थी और इतनी बड़ी थी, करीब माना जाता है उसमें 6 लाख तो पैदल सैनिक माने जाते हैं, और घुड़सवार अलग हो गए, जो हाथी वाले जो एलिफेंट्स चैरियटर्स होते हैं थे वो अलग होते। तो कहने का मतलब बहुत बड़ी आर्मी थी, स्टैंडिंग आर्मी। तो ये चंद्रगुप्त मौर्य ने सबसे पहले इंडियन सबकॉन्टिनेंट में स्टैंडिंग आर्मी को इंट्रोड्यूस किया था, ठीक है। तो अब क्या मानते हैं कि आर्मी वॉज इंपॉर्टेंट मीन्स ऑफ इंश्योरिंग द प्रोटेक्शन। तो आर्मी का काम क्या होता है? आर्मी का काम होता है प्रोटेक्शन का, कि वो अपने राज्य में रहने वाले लोगों की प्रोटेक्शन करे, ठीक है। अब ये सारा रिस्पॉन्सिबिलिटी किसकी है? राजा की है। तो राजा को ये होना चाहिए कि जितनी आर्मी वो स्ट्रांग करेगा उतना ही उसका राज्य, उसका देश जो है वो डेवलप करेगा, वो सुरक्षित रहेगा। मेगास्थनीज ने क्या, जब मेगास्थनीज चंद्रगुप्त मौर्य के काल में जब रुका था तो उसने काफी सारी चीजों को एग्जामाइन किया था, आर्मी के हर एक पहलू से रीडर को वाकिफ करवाया है। तो मेगास्थनीज ने अपनी इंडिका बुक में लिखा कि पूरी आर्मी को, इतनी बड़ी आर्मी थी तो उसकी जो है वो 6 सब कमिटीज बना दी गई। मतलब ये आर्मी है, इसके 6 भाग जो है उन्होंने बना दिए। अब वो कौन कौन से पार्ट्स थे यहाँ पर देखेंगे, ठीक है। 6 सेक्शंस उसमें बना दिए गए थे।
क्लियर। तो वो कौन कौन से पार्ट थे, तो मैं यहाँ पर थोड़ा सा बताना चाहूंगी आपको। जैसे कि यहाँ पर बताया गया है कि इस पार्ट में, जैसे कि फर्स्ट पार्ट क्या था कि जो है वो हॉर्स वाले जो पैदल जो सोल्जर्स होते थे, कि वो मतलब एक सेक्शन होता था जो पैदल सोल्जर्स को देखेगा, मतलब पैदल सोल्जर्स का जितना भी पूरा बड़ा डिपार्टमेंट था वो क्या करेगा, वो एक पर्टिकुलर जो ऑफिसर होता है वो उनको देखेगा। दूसरा क्या करेगा, जो हॉर्स राइडर्स होते थे, ठीक है, घोड़ों वगैरह को देखेंगे, ठीक है, उनको कोई प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए, इस तरह का काम करेंगे। जो थर्ड होता था वो एलिफेंट्स को, फोर्थ होता था वो चैरियटर्स को, फिफ्थ होता था वो क्या करते थे, नेवी को देखते थे, सिक्स होता था वो क्या करते थे, फॉर्डर्स वगैरह का काम देखते थे, चारा डालने का, ठीक है, चारा डालना हो गया, ठीक है, उनके घोड़ों वगैरह को, हाथियों वगैरह को, ठीक है। और क्या होता था कि सोल्जर्स को खाना वगैरह खिलाने होता। तो कहने का मतलब इस पूरी बड़ी, इतनी बड़ी आर्मी को 6 पार्ट्स में डिवाइड कर दिया गया था, सो दैट कि हर तरीके से आर्मी स्ट्रांग रहे, किसी तरह की उनको कोई सोल्जर्स को या एनिमल्स को किसी तरह की कोई प्रॉब्लम्स ना फेस करनी पड़े। तो सारे इंतजाम कर दिए गए थे, इसीलिए आर्मी इतनी स्ट्रांग थी। और हर कोई जो है वहां पर एक अच्छी जो है वो लाइफ को लीड कर रहा था, ठीक है। तो ये इतना बड़ा क्या था, एम्पायर था, और उसमें इतनी बड़ी स्ट्रॉन्गेस्ट आर्मी थी माना जाता है। नेक्स्ट बोलते हैं कि इसके साथ साथ में कुछ हमारे सदर्न साइड में भी, अब जैसे ये तो हमने नॉर्थ की बात करी है, ठीक है, तो सदर्न साइड में भी कुछ चीफन्स वगैरह होते थे। नॉर्थ साइड में जैसे राजा होते थे, तो ऐसे ही साउथ साइड में चीफन्स होते थे, ठीक। अब ये चीफन्स क्या होते हैं, चीफ वॉज द पावरफुल मैन हुज पोजिशन में और नॉट बी हेरिडिटी ही रिसीव द गिफ्ट फ्रॉम। अब ये जो चीफ होते थे, जैसे चोरा, चेरास, पांड्या, साउथ साइड की बात कर रही हूं मैं, तो ये भी कोई कम राजा नहीं थे, बड़े बड़े राजा थे, लेकिन इनको वहां पर चीफन्स बोला जाता था। सेम जैसी पावर होती थी राजा की, सेम इनकी पावर होती थी, गिफ्ट्स को रिसीव करना होता था, रेवेन्यू टैक्स लेना होता था, ठीक है। और फॉरेस्ट जो ड्वेलर्स होते थे वो भी इनके लिए गिफ्ट वगैरह लेकर आते थे। तो ये भी किसी राजा से, मतलब मान सकते हो कि ये भी राजा ही होते थे। ही रिसीव द गिफ्ट सब द ऑर्डिनेट्स अनलाइक द किंग हु यूजुअली द कलेक्शन। मैंने क्या कहा, कलेक्ट द टैक्सेस। राजा की तरह ये लोगों से टैक्स कलेक्ट किया करते थे। एंड ऑफन डिस्ट्रीब्यूट दीज अमंगस हिज सपोर्टर्स, ठीक है। और अपने जो सपोर्टर्स होते हैं उनका सपोर्ट ये पाते रहते थे, ठीक है। तो इनका सपोर्ट मिलता रहेगा तो उनकी चेयर, उनकी पोस्ट जो है वो बची रहेगी, क्योंकि जितने ज्यादा सपोर्टर्स होंगे तो वो उतना ही ज्यादा लोकप्रिय होगा अपने टाइम का। तो द न्यू किंगडम दैट इमर्ज इन द डेक्कन एंड द फर्दर साउथ, ठीक है, डेक्कन और साउथ की साइड में इस तरह से नए नए चीफन्स। मैंने क्या कहा था, हमने पहले बात करी थी ना कि किस तरह से स्टेट का इमर्जेंस होता है, कि स्टेट बनते हैं, ठीक है। अभी हमने नॉर्दर्न साइड की बात करी थी, अब हम सदर्न साइड की बात करेंगे कि वहां पर भी अब छोटे छोटे राज्य जो है वो बनने स्टार्ट होंगे। चोरा, चेरास, पांड्यास, गुर्जर प्रतिहारास हो गए, ठीक है, ये इस तरह के राज्य बनने स्टार्ट हो जाएंगे। तो चोला, चेरास, पांड्यास इन द तमिलक्कम द नेम ऑफ द एंशिएंट तमिल कंट्री। अब इसको क्या कहा जाता है, तमिलक्कम को, ये जो है वो तमिल कंट्री का नाम होता है, जो तमिल में इसको तमिलक्कम बोला जाता है, ठीक है। क्लियर। चलिए, तो ये हमारा था आज का छोटा सा टॉपिक, जिसका नाम था मौर्य एम्पायर और अशोका के बारे में हमने पढ़ा। अब इससे आगे हम क्या करेंगे, इससे आगे का नेक्स्ट टॉपिक पढ़ेंगे, ठीक है। तो आप चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। और अगर आपका भी सपना है CUT प्लस बोर्ड एग्जाम में कुछ अच्छा अचीव करने का, कुछ बहुत मतलब 100 आउट ऑफ 100 लेने का, तो आप हमारे बैचेस को ज्वाइन कर सकते हैं। ये हमारा है आपका स्पार्क बैच है, तो ये सारे के सारे आपके बोर्ड एग्जाम के लिए हैं। तो अगर आप बोर्ड एग्जाम में टॉप करना चाहते हैं तो आज ही ज्वाइन करें अपने इस समर्थ बैच को। इसी के थ्रू आपको बोर्ड एग्जाम में एक, कहते हैं ना कि फुल आउट ऑफ फुल, या एक बहुत बड़ी सक्सेस आपको मिल सकती है। तो सपना हर बच्चे का होता है कि वो अपने सपने को साकार करें, ठीक है। अब वो सपना क्या हो गया, चाहे सपना आपका ड्रीम है कि मुझे अपने बोर्ड एग्जाम में 95% से अबव स्कोर करना है, लेकिन वो कैसे होगा, वो जितनी आप कड़ी मेहनत करेंगे उसी के हिसाब से आपका स्कोर डिसाइड होगा, ठीक है, उसी हिसाब से आपके मार्क्स आएंगे। तो अगर आप चाहते हो कि आपका सपना पूरा हो, और कहीं ना कहीं वो सपना रिलेट करता है, वो पूरा होगा हमारे इन बैचेस से, स्पार्क बैच से, ठीक है ना। तो ये स्पार्क बैच को जितना जल्दी आप ज्वाइन करेंगे उतना ही जल्दी आप लोगों के लिए फायदा होगा, क्योंकि बाद में फिर रिवीजन का अच्छा खासा टाइम मिल जाता है, ठीक है। अब ये जो स्पार्क बैच है ये आप लोगों के लिए, कॉमर्स के लिए भी, साइंस के लिए भी और आर्ट्स के लिए भी है, ठीक है। इसके अलावा राइजिंग बैच जो अभी हमारा चल रहा है, काफी सारे बच्चे उसमें 12th के आ चुके हैं, ठीक है। ये राइजिंग बैच हमारा आर्ट्स का है, कॉमर्स का है, साइंस का है। तो कोई भी आपके नियर डियर हो, आप उनको भी जाकर बता सकते हैं। और इस पर मैक्सिमम डिस्काउंट पाने के लिए, आप कोई भी कोर्स परचेज करते हो, मैक्सिमम डिस्काउंट पाने के लिए आप कूपन कोड यूज कर सकते हो Y489। ये सिर्फ क्लास 12th के
के लिए, ये सिर्फ क्लास 12th बोर्ड एग्जाम के लिए है। इसके अलावा अगर आप CUET की भी तैयारी करना चाहते हैं, CUET प्लस बोर्ड एग्जाम, तो ये दोनों के लिए, CUET प्लस बोर्ड एग्जाम, तो ये आपका बैच जो है वो दोनों के लिए समर्थ बैच हो गया। अगर आप इंग्लिश में या पर्सनालिटी डेवलप करना चाहते हैं तो उसके लिए भी है, ये एम्बिशन बैच है, ये महापैक है, और ये आपके काउंसलिंग के लिए ये है सारथी बैच है। ठीक है, तो आप इनमें से कोई भी कोर्स आप परचेज करते हैं तो उसमें से कूपन कोड मैक्सिमम डिस्काउंट अगर आप पाना चाहते हैं, ठीक है, कि हमारे पैसे कम लगे और एक अच्छी हम एजुकेशन, अच्छी नॉलेज लेकर जाएं, तो मैक्सिमम डिस्काउंट पाने के लिए आप कूपन कोड यूज कर सकते हो Y489। चैनल को अगर सब्सक्राइब नहीं किया तो फटाफट से चैनल को सब्सक्राइब कर लेंगे, कमेंट करके बताएंगे कि आपको वीडियो कैसी लगी, या कोई डाउट होता है तो आप बता सकते हैं मुझे। ठीक है, शेयर करना है और ज्यादा से ज्यादा इसको लाइक करना है। अब बारी आती है कि मैडम इसको ज्वाइन कैसे करना है, तो फटाफट से क्या करेंगे, आप जाएंगे गूगल बाबा के पास और गूगल बाबा को बोलेंगे कि हमें अड्डा 24/7 ले चलो। ठीक है, तो हम क्या करेंगे, यहां पर फटाफट से चलेंगे अपने अड्डा 24/7 की तरफ। ठीक है, तो यहाँ पर आपका क्या आ जाएगा, यहाँ पर देखिए मैं आपको दोनों तरह का कोर्सेज बता देती हूँ। ऑल कोर्सेज आया, आपने गूगल पर अड्डा 24/7 टाइप किया। ठीक है, अड्डा 24/7 टाइप करके फिर आपको फर्स्ट यहाँ पर ये क्लिक करना है। जैसे आपने क्लिक किया तो ऑल कोर्सेज आएगा। ठीक है, तो आप अगर CUT का बैच लेना चाहते हैं तो अंडर ग्रेड एंट्रेंस एग्जाम पर क्लिक करेंगे, जहां पर आपको दोनों क्लास 12th और CUT दोनों की तैयारी करवाई जाएगी। और अगर आप सिर्फ क्लास 12th का बैच लेना चाहते हैं तो आप क्लास 12th का ही बैच ले सकते हैं। तो यहाँ पर आप क्लास 12th करेंगे, स्कूल 12 में जाएंगे, क्लास 12th का बैच है यहाँ पर, ये रहा आपका। ठीक है, स्पार्क बैच है, तो आप स्पार्क बैच में ह्यूमैनिटीज के हो, या फिर आप साइंस के हो, या फिर आप कॉमर्स के हो। ठीक है, तो ये आपके बैचेस है। अब इनको परचेज करने के लिए आपको क्या करना होगा, ये हमारा आर्ट्स का बैच है, तो यहाँ पर इसको क्लिक करना है। ये देखिए कितने का है, 2549 रुपीज का है। अब इसको बाय करते टाइम जो मैंने आपको कूपन कोड बताया है Y489, बस उसको लगा दीजिएगा और आपको Y489 आपको मैक्सिमम डिस्काउंट इसमें मिल जाएगा। तो अब ये कितने का पड़ गया, 2489 का। ठीक है, 2489 का। तो जल्दी कीजिए बच्चा, कूपन कोड लगा करके मैक्सिमम डिस्काउंट पाइए। अगर आप ऑफलाइन भी ट्यूशन लगाते हैं तो इससे भी जो है वो बहुत ज्यादा पड़ेगा आपको। ठीक है, लेकिन आपको यहाँ पर देख रहे हैं ना कि देखो ये पूरे के पूरे 12 मंथ की वैलिडिटी है, तो 12 महीने में यार तुम 2-2.5 रुपए का तुम इन्वेस्ट कर रहे हो, तो सोचो जरा कितना कितना फायदा कर रहे हो आप। ठीक है, और ये तो आपके क्लास 12th के बोर्ड एग्जाम के लिए। अगर आप ऐसे ही CUT के लिए जाना चाहते हैं जिसमें दोनों की तैयारी कराई, तो ये भी कूपन कोड आप अप्लाई करके वहां पर भी मैक्सिमम डिस्काउंट पा सकते हैं। ठीक है, मिलते हैं अपनी नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन टेक केयर, बाय बाय।